Nobody claps until everybody claps. So that means you have to be your sole supporter or hype guy or whatever you want to say it. Right? तो जो भी आप कर रहे हो in whatever situation of life you are in, especially if you are trying to come into trading, which is little bit unorthodox. So yeah, you have to walk this way all alone. आपने स्टार्टिंग में कुछ डिस्टेंस अकेले ही ट्रैवल करनी पड़ेगी, बाद में ठीक है अप्रिशिएशन आते रहेगा, फिर आपको एक मोटिवेशन मिलते रहेगा टू कीप ऑन गोइंग, बट यू हैव टू स्टार्ट, you have to continue, you don't have to give up. Okay, so on this positive note, let's just start our today's session that is going to be about Dow's theory. So Dow theory के जो हमारे रिमेनिंग टेनेट्स बचे हैं, दो टेनेट्स बचे हैं, चार टेनेट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए, जो आप आई बटन से देख सकते हैं। उसके अलावा जो क्रिटिसिज्म था डाउ थ्योरी के अगेंस्ट, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी से। टेनेट यानी कि कोर प्रिंसिपल। तो चार टेनेट हमने कवर कर लिए हैं और पांचवा और छठा आज हम कवर करेंगे। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। तो डाउ थ्योरी ने कहा था कि जो वॉल्यूम है उसने आपके ट्रेंड के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। डाउ रिकॉग्नाइज वॉल्यूम एज अ सेकेंडरी बट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंफर्मिंग प्राइस सिग्नल्स। सिंपली स्टेटेड, वॉल्यूम should expand or increase in the direction of the major trend. In a major uptrend, volume should increase then as prices move higher and diminish as prices fall. In a downtrend, volume should increase as prices drop and diminish as they rally. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। डाउ थ्योरी के फिफ्थ टेनेट में हमें बोला गया है कि मान लो अगर अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम ने भी बढ़ना चाहिए, और अगर प्राइसेस घटेंगे तो वॉल्यूम ने भी घटना चाहिए। इसके अपोजिट अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए डाउन ट्रेंड में। डाउ कंसिडर्ड वॉल्यूम अ सेकेंडरी इंडिकेटर। ही बेस्ड हिज एक्चुअल बाय एंड सेल सिग्नल्स entirely ऑन क्लोजिंग प्राइसेस। तो कहाँ पे प्राइसेस क्लोज हो रहे हैं उसको उन्होंने सेकेंडरी इंडिकेटर बताया। इन चैप्टर 7 यानी कि आने वाले चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के बारे में। विल कवर द सब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड बिल्ड ऑन डाउज आइडियाज। टुडेज सोफिस्टिकेटेड वॉल्यूम इंडिकेटर्स help determine whether volume is increasing or falling off. Chevy traders then compare this information to price action to see if the two are confirming each other. आजकल तो बहुत इजी है ना, इंडिकेटर को पुट ऑन कर दोगे आप, वॉल्यूम नाम से ही एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो अगर आप उसको पुट ऑन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि वॉल्यूम फेवर में है या नहीं है। ट्रेंड पता करने में आपको बेसिकली आसानी होगी। तो ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में जो डाउ ट्रांसपोर्ट्स है और डाउ इंडस्ट्रियल है वो एक दूसरे के सपोर्ट में है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द डाउ थ्योरी एट वर्क फॉर अ मेजर बुल ट्रेंड टू कंटिन्यू, बोथ द डाउ इंडस्ट्रियल एंड द डाउ ट्रांसपोर्ट्स मस्ट एडवांस टुगेदर। ठीक है, तो अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउ ट्रांसपोर्ट एंड डाउ इंडस्ट्रियल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये तो था फिफ्थ टेनेट या फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी, जिसके हिसाब से वॉल्यूम एक सेकेंडरी इंडिकेटर है और वो ट्रेंड को फॉलो करता है और ट्रेंड कंफर्मेशन में हेल्प करता है। सिक्स्थ टेनेट, a trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that it has reversed। यानी कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है, मान लो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसको अप ट्रेंड तब तक अज्यूम करोगे जब तक आपको क्लियर कट साइन ना दिख जाए कि ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो चुका है। समझते हैं थोड़ा सा। This tenet, which we touched upon in chapter 1, forms much of the foundation of modern trend following approaches. It relates a physical law to market movement, which states that an object in motion, in this case a trend, tends to continue in motion until some external forces causes it to change direction. A number of technical tools are available to traders to assist in the difficult task of spotting reversal signals, including the study of support and resistance level, price patterns, trend lines, and moving averages. Some indicators can provide even earlier warning signals of loss of momentum. All of that notwithstanding, the odds usually favor that the existing trend will continue. ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो हम मानेंगे कि वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है जब तक आपको बहुत क्लियर कट साइन ना दिख जाए कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्लियर कट साइन में रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स का ब्रेक होना बताया गया है, प्राइस पैटर्न्स बताया गया है, ट्रेंड लाइंस बताया गया है, मूविंग एवरेजेस को बताया गया है। सम इंडिकेटर्स कैन प्रोवाइड इवन अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम भी बताया गया है। ऑल ऑफ दैट नॉट विद स्टैंडिंग, अगर ये सब नहीं होंगे तो हम मान के चलेंगे या ऑड जो है वो उसी फेवर में होंगे कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है।
जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलता है ना, everything at rest remains at rest, everything at motion remains at motion until and unless an external force is applied on it। यानी कि जो चीज जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक बाहर से कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो वैसे ही ट्रेंड में भी, जिस ट्रेंड में मार्केट है वो उसी ट्रेंड में रहेगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाएगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये था आपका सिक्स टेनेट। A trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that it has reversed. The most difficult task for a Dow theorist or any trend follower for that matter is being able to distinguish between a normal secondary correction in an existing trend and the first leg of a new trend in the opposite direction। तो जो डाउ थ्योरिस्ट है या फिर कोई भी अगर ट्रेंड को फॉलो करता है तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट या ट्रिकी चीज क्या है कि उनको कैसे पता चलेगा कि सेकेंडरी करेक्शन आ रहा है। देखो होता है क्या, हमें पता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी है तो सीधे सीधे मूव नहीं करता है, वो ऐसे करके जाता है, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर से अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है या फिर वो सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है। ये कंफर्म कर पाना या ये डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है डाउ थ्योरिस्ट के लिए। कैसे होता है समझते हैं। in an existing trend and the first leg of a new trend in the opposite direction, right? Dow theorists often disagree as to when the market gives an actual reversal signal। डाउ थ्योरी भी जो लोग फॉलो करते हैं वो भी ऑफन डिसएग्री करते हैं कि कहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। जैसे फिगर 2.3.a एंड 3.b को हम समझते हैं। हाउ द डिसएग्रीमेंट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। फिगर 2.3.a यानी कि ये वाला फिगर, ठीक है, एंड 2.3b illustrates two different market scenarios in figure 2.3a। notice that the rally at point C is lower than the previous peak at A। ठीक है, तो ये देखो ये यहां से मार्केट मूव कर रहा था और इसने अपना हाई बनाया ए पे, लेकिन जो अगला हाई बनाया वो सी पे बनाया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सी है यानी कि ये वाला पीक है वो ए से नीचे है, ठीक है। प्राइस देन डिक्लाइंस बिलो पॉइंट बी। अब ये जो बी है वो क्या है, ए के नीचे जो लो बनाया था वो है। अब सी पे हाई बनाने के बाद जब प्राइस बी से नीचे की तरफ जा रहा है, the presence of two lower peaks and two lower troughs gives a clear cut sell signal at the point where the low at B is broken। तो यहां पर से आपको क्लियर कट सिग्नल मिल जा रहा है, जहां पे बी पॉइंट ब्रोक हो रहा है वहां से आपको क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है कि यहां से अब आप सेल करो, यहां से आप बाइंग नहीं करके सेलिंग करो। क्योंकि यहां पर तक जब तक आप बाइंग कर रहे थे तब तक अपने हायर हाइज बनाते रह रहा था मार्केट, बट इस पॉइंट से जब उसने दो लो बना दिए और जो प्रीवियस लो है उसने अपने पहले वाले लो को ब्रेक किया है तो यहां पर से आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। दिस रिवर्सल पैटर्न इज समटाइम्स रेफर्स टू एज फेलियर स्विंग। इसको क्या बोला जाता है, फेलियर स्विंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो 2.3 ए था जिसको फेलियर स्विंग बोला जाता है। द फेलियर ऑफ द पीक एट सी टू ओवरकम ए फॉलोड बाय द वायलेशन ऑफ द लो एट बी कंस्टिट्यूट अ सेल सिग्नल एट एस। ठीक है, एस पे इसने जो सिग्नल था, सेल सिग्नल था, वो बनाया। पहले वाले एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो नीचे डायग्राम है ये है 2.3 बी। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से आ रहा है और ए तक गया, अपना हाई बनाया और दूसरा हाई उसने सी पे बनाया जो प्रीवियस हाई से ऊपर है। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो जो डाउ थ्योरी को फॉलो करते हैं वो क्या बी से नीचे आते ही मार्केट को सेल करेंगे। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि वो वेट करे कि ये लो कहाँ पे बना रहा है और अगला हाई कहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो मान लो ए से हाई बनाया था, सी उसके ऊपर हाई बनाया, कुछ लोगों ने जैसे ही बी ब्रेक हुआ, पिछला लो ब्रेक हुआ, वहां पे सेलिंग कर दी और कुछ लोगों ने कंफर्मेशन का वेट किया जिन्होंने डी जो नया लो बना है उसको ब्रेक होने का वेट किया। तो जैसे ही नेक्स्ट लो ब्रेक हुआ उन्होंने सेलिंग यहाँ पे की। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी। कुछ लोगों ने बी के ब्रेक होते ही सेल कर दिया S1 पे और कुछ लोगों ने डी के ब्रेक होने के बाद सेल करा S2 पे। तो ये वाले स्विंग को बोला जाता है नॉन फेलियर स्विंग। नोटिस दैट सी एक्सीड्स ए, सी ने ए को एक्सीड किया है बिफोर फॉलिंग बिलो बी, बी से फिर नीचे गया है। डाउ थ्योरिस्ट वुड सी अ सेल सिग्नल एट S1। सो जो डाउ थ्योरी फॉलो कर रहे हैं वो S1 पे भी सेल सिग्नल ले सकते हैं और S2 पे भी ले सकते हैं। इन फिगर 2.3b द रैली टॉप एट सी इज हायर देन द प्रीवियस पीक एट ए। ए से ऊपर हाई बनाया था ना सी के, हम ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। Then price declines below B. Some Dow theorists would not consider the clear violation of support at S1 to be a bona fide sell signal. They would point out that only lower lows exist in this case, but not lower highs. They would prefer to see a rally to point E, which is lower than point C. Then they would look for another new lower under D. To them,
S2 would represent the actual sell signal with two lower highs and two lower lows. तो वही बताया गया है कि कुछ लोग S1 पे सेल कर देंगे, कुछ लोग S2 तक वेट करेंगे, फिर उसको सेल सिग्नल समझ के यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो ये डाउ थ्योरिस्ट में डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि कहाँ पे एक्चुअली सेल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो मल्टीपल आपको एंट्रीज मिल रही है। द रिवर्सल पैटर्न शोन इन फिगर 2.3b इज रेफर्ड टू एज नॉन फेलियर स्विंग। जो दूसरा वाला एग्जांपल था वो नॉन फेलियर स्विंग कहलाता है और पहला वाला अ फेलियर स्विंग इन फिगर 2.3a is much weaker pattern than the non-failure swing in figure 2.3b. Figure 2.4a and 2.4b show the same scenarios at a market bottom. तो ये वाले तो दो हमने समझ लिया। पॉइंट फोर ए, पॉइंट फोर बी, ये मार्केट बॉटम में आपको सेम चीज बता रहे हैं। अभी हमने अप ट्रेंड में समझा, अब हम डाउन ट्रेंड में भी समझेंगे। ठीक है, द यूज ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइंस। डाउ रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन क्लोजिंग प्राइसेस। देखो होता क्या है ना, अभी हम मार्केट को बाद में एनालाइज करते हैं या पहले एनालाइज करते हैं तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और ड्यूरिंग द मोमेंट जब मार्केट चल रहा होता है उस टाइम पे जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नहीं आया होता है। आपको दिख रहा होता है कि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, बट क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। सेम कैंडल में वो नीचे लो भी ब्रेक कर दे रहा है, क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इसलिए डाओ थ्योरी या डाओ रिलाई करते थे कि क्लोजिंग प्राइस क्या है, जो मूवमेंट है उसको नहीं, क्लोजिंग प्राइस पे वो ज्यादा रिलाई करते थे। ही बिलीव दैट एवरेजेस हैज टू क्लोज हायर देन द प्रीवियस पीक और लोअर देन अ प्रीवियस ट्रफ टू हैव सिग्निफिकेंस। तो जब क्लोजिंग प्राइस आ जाता था तो उसके बेसिस पे जो एवरेज बनते थे वो प्रीवियस पीक से ऊपर बन रहे हैं या प्रीवियस लो से नीचे बन रहे हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते थे। डाउ डिड नॉट कंसीडर इंटरडे पेनिट्रेशन वैलिड, यानी कि लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया सिर्फ उसी पे वो रिलाई नहीं करते थे, क्लोजिंग प्राइस क्या है उस पे वो रिलाई करते थे। अब ये दो जो फिगर हैं ये बॉटम मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा है उस वाले सिनेरियोज के हैं। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, ए पे उसने अपना लो बनाया, फिर बी पर आया, फिर सी पे उसने सेम पॉइंट पे लो बनाया और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगा, तो बी वन पे कोई लोग बाय कर सकते हैं, तो उनके लिए बाय सिग्नल हो सकता है बी वन ही। ठीक है, ये फेलियर स्विंग बॉटम है। और वैसे ही नॉन फेलियर स्विंग बॉटम है कि प्रीवियस लो ए पे बनाया फिर उससे नीचे लो बनाया, तो जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे या फिर कुछ लोग वेट करेंगे कि वो अगला हाई बनाए और फिर लो बनाए जो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए, तब वो अगले हाई के यहाँ पे जब आएगा तो बाई करेंगे। देखो इजी रखता है, कुछ लोग जो B1 पे बाई कर ले रहे हैं और कुछ लोग B2 यानी कि कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में बाई कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको बोला जाता है नॉन फेलियर स्विंग बॉटम। When traders speak of lines in the averages, they are referring to horizontal patterns that sometimes occur on the charts. These sideways trading ranges usually play the role of corrective phases and are usually referred to as consolidation. In more modern terms, we might refer to such lateral patterns as rectangles. तो ये जो फेज होता है इनको कंसोलिडेशन भी बोला जाता है या फिर मॉडर्न टर्म में इसको रेक्टेंगल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। डाउ थ्योरी, उसके 6 बेसिक टेनेट्स या 6 कोर प्रिंसिपल हमने समझ लिए, वर्किंग समझ ली। अब इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या था वो समझ लेते हैं। डाउ थ्योरी हैज डन वेल ओवर द इयर्स इन आइडेंटिफाइंग मेजर बुल एंड बियर मार्केट्स but has not escaped criticism. On average, Dow theory misses 20 to 25% of a move before generating a signal. Many traders consider this to be too late. तो होता क्या था, जो मेजर बुल रन है या बियर रन है उसको आइडेंटिफाई करने में ये बहुत हेल्पफुल होता था, बट कुछ लोगों का मानना था कि इनिशियल जो मूवमेंट है 20 to 25% जो मूव है वो ऑलरेडी हो गया होता है और डाउ थ्योरी का सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ होता है। तो कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि ये बहुत लेट है। A Dow theory buy signal usually occurs in the second phase of an uptrend as price penetrates a previous intermediate peak. तो डाउ थ्योरी अपना सिग्नल तब जनरेट करेगा जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है, उसका पेनिट्रेशन हो गया, तब आप बाइंग के लिए जाओगे। दिस इज ऑल्सो इंसिडेंटली about where most trend following technical system begins to identify and participate in existing trends. तो बाकी जो ट्रेंड फॉलोइंग लोग हैं वो भी जनरली यहीं पे अपनी बाइंग करते हैं, सेफर प्लेयर्स। इन रिस्पॉन्स टू दिस क्रिटिसिज्म, क्या क्रिटिसिज्म था कि ये बहुत लेट बाइंग करवाता है, बहुत लेट सिग्नल जनरेट करता है। ट्रेडर्स मस्ट रिमेंबर दैट डाउ नेवर इंटेंडेड टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स। डाउ ने कभी भी ये नहीं बताया कि हम ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वो बता देंगे। रादर ही शॉट टू रिकॉग्नाइज द एमर्जेंस ऑफ मेजर बुल एंड बियर मार्केट्स एंड टू कैप्चर द लार्ज मिडिल पोर्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मार्केट मूव्स। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि कहाँ से एंटिसिपेट होगा
वो नहीं बता रहे कि कहाँ से बुल रन स्टार्ट होगा, कहाँ से बियर रन स्टार्ट होगा, ये नहीं बता रहे। वो बता रहे कि बुल रन या बियर रन स्टार्ट हो चुका है और आप जो मिडिल पोर्शन है उसको कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। Available records suggest that Dow's theory has performed that function reasonably well from 1920 to 1975. Dow theory signals captured 68% of the moves in the industrial and transportation averages and 67% of those in the S&P 500 composite index. Source Barron's. Those who criticize Dow theory for failing to catch actual market tops and bottoms lack a basic understanding of the trend following philosophy. ठीक है, तो यानी कि डाउ थ्योरी कितनी रीजनेबल है, कितना उसका सक्सेस रेट है, क्या वो एक्चुअली करती है, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्रिटिसिज्म भी हमने हटा दिया। मेनली है क्या, हमने प्रॉफिट बनाना है ना, तो डाउ थ्योरी आपको मिडिल पोर्शन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है। तो ये वाला क्रिटिसिज्म तो हमने ब्रेकआउट कर दिया। डाउ अपरेंटली नेवर इंटेंडेड टू यूज हिज थ्योरी टू फोरकास्ट द डायरेक्शन ऑफ अ स्टॉक मार्केट। ही फेल्ट इट्स रियल वैल्यू वाज टू यूज स्टॉक मार्केट डायरेक्शन एज अ barometric reading of general business conditions. We can only marvel at Dow's vision and genius. In addition to formulating a great deal of today's price forecasting methodology, he was among the first to recognize the usefulness of stock market averages as a leading economic indicator. तो यानी कि जो स्टॉक मार्केट की एवरेज है उसको आप एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के तरह पे ले सकते हो, ये सबसे पहले डाउ ने आइडेंटिफाई किया था। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि डाउ थ्योरी को हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या यूज कर सकते हैं। डाउ थ्योरी अप्लाइड टू फ्यूचर ट्रेडिंग। Dow's work considered the behavior of stock averages. While most of the original work has significant application to commodity futures, there are some important distinctions between stock and futures trading. जो stock and future trading होती है उसमें basic differences होते हैं. For one thing, Dow assumed that most investors follow only the major trends and use intermediate corrections for timing purposes only. तो जो इंटरमीडिएट करेक्शंस हैं उस पे ट्रेडिंग नहीं करता है, जो मेजर ट्रेंड है उसको फॉलो करके मोस्टली जो लोग हैं वो अपने रुपए बनाते हैं, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। डाउ कंसीडर्ड द माइनर और नियर टर्म ट्रेंड्स टू बी अनइम्पॉर्टेंट। जो छोटे ट्रेंड है या फिर जो नियर टर्म ट्रेंड्स हैं उसको उन्होंने अनइम्पॉर्टेंट बताया था। Obviously, this is not the case in the future trading, in which most traders who follow trend the intermediate instead of the major trend. फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम एक बहुत बड़े ट्रेंड के बजाय जो इंटरमीडिएट ट्रेंड होते हैं उसको भी फॉलो करते हैं। These traders must pay a great deal of attention to minor swings for timing purposes. टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, तो ये जो माइनर स्विंग्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्यूचर्स में। If a future trader expected an intermediate uptrend to last for a couple of months, he or she would look for short-term dips to signal purchase. In an intermediate downtrend, the trader would use minor bounces to signal short sales. The minor trend therefore becomes extremely important in future trading. ठीक है, तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें हम माइनर ट्रेंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इज द क्रक्स ऑफ इट। न्यू वेज टू ट्रेड दी डाउ एवरेजेस। For the first 100 years of its existence, the Dow Jones Industrial Average could only be used as a market indicator. That all changed on October 6, 1997, when futures and options began trading on Dow's venerable average for the first time. The Chicago Board of Trade launched a future contract on the Dow Jones Industrial Average, while option on the Dow symbol DJX started trading on the Chicago Board Options Exchange. In addition, options were also launched on the Dow Jones Transportation Average, symbol DGTA, and the Dow Jones Utility Index. In January 1998, the American Stock Exchange started trading the Diamonds Trust, a unit investment trust that mimics the 30 Dow Industrials. In addition, two mutual funds were offered based on the 30 Dow benchmark. Mr. Dow would probably be happy to know that a century after their creation, it would now be possible to trade his Dow averages and actually put his Dow theory into practice. तो Dow theory कैसे कैसे यूज हुई है, कैसे न्यूअर टाइम्स में उसको इनकलकेट किया गया, कैसे उसको यूजेस में लाया गया, वो यहाँ पे बताया गया। आप स्टॉप करके डिटेल में पढ़ सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन क्या है। पिछली वीडियो में हमने 4 टेनेट्स समझे थे और इस वीडियो में भी 2 टेनेट्स और क्रिटिसिज्म समझा। तो कंक्लूजन क्या है डाउ थ्योरी का। This chapter presented a relatively quick review to the more important aspect of the Dow theory. It will become clear as you continue through this book that an understanding and appreciation of Dow theory provides a solid foundation for any study of technical analysis.
तो जो डाउ थ्योरी है ना, आप इसको एज अ फंडामेंटल ट्रीट कर सकते हो, किसका? टेक्निकल एनालिसिस का। मच ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स रिप्रेजेंट सम अडेप्टेशन ऑफ डाउज ओरिजिनल थ्योरी, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेंड। डाउ की ओरिजिनल थ्योरी में क्या क्या बताया गया? द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेंड, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड होता क्या है, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं ट्रेंड को, क्या क्या उसकी कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन एंड डाइवर्जेंस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे एक सेकेंडरी इंडिकेटर की तरह काम करता है, एंड द यूज ऑफ परसेंटेज रीट्रेसमेंट टू नेम अ फ्यू, ऑल डिराइव इन वन वे और अनदर फ्रॉम डाउ थ्योरी। तो ये सारी चीजें डाउ थ्योरी से ही डिराइव की गई है। इन एडिशन टू द सोर्स already cited in this chapter, an excellent review to the principle of Dow theory can be found in Technical Analysis of Stock Trends by Edwards and Midgi. Okay, तो यहीं पे हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं, जिसमें हमने डाउ थ्योरी को बहुत डिटेल में समझ लिया। आने वाले चैप्टर में हम टेक्निकल एनालिसिस को और डिटेल में समझेंगे। तो डाउ थ्योरी उसका फंडामेंटल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए चैट में वेट कर रहा है, सो मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच राधा रानी जी, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू द चैनल। पीस आउट।